वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं। वक्त से परे अगर मिल गई कहीं, मेरी आवाज़ की पहचान है, गर याद रहे। सही कहा गया है, नाम ही पहचान है, आवाज़ ही पहचान है। और आज के जो हमारे अतिथि आने वाले हैं उनके लिए ये कथन बिल्कुल सही है। आज की इस शो में जो हमारे साथ रूबरू होने जा रहे हैं वो है मोहम्मद फैज़। जी हाँ, मोहम्मद फैज़ जो कि अपनी मखमली आवाज़ के लिए जाने जाते हैं और उम्र सिर्फ 13 साल। 13 साल की उम्र में इतनी विलक्षण प्रतिभा, ये प्रतिभा कैसे निखरी, कैसे इनकी आवाज़ जो है वो आज देश की आवाज़ है। चलिए आज जानते हैं खुद मोहम्मद फैज़ से। धुंधला जाए जो मंजिले, एक पल को तू नजर झुक जाए सर जहां, वही मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथ ही मेरे कदमों के है निशान। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। दुनिया चलती है और चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है, बस याद सा
आज की धमाकेदार परफॉर्मेंसेस के बाद मैं ले आया हूं छोटे उस्ताद को अपने साथ स्टूडियो में, और आज हम जानेंगे इनके छोटे उस्ताद बनने की छोटी सी कहानी, इन्हीं की जुबानी। तो फैज़, मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन जो सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ म्यूज़िक। आप एक म्यूज़िकल बैकग्राउंड से हैं, और आप क्या कहते हैं कि म्यूज़िक एग्जैक्टली है क्या, उसे किस तरह से आप डिफाइन करते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि म्यूज़िक लाइफ है। म्यूज़िक हर जगह प्रेजेंट है अपने आसपास। जिसको गाना नहीं भी आता वो भी गाता है, और सूरज उगता है तो म्यूज़िक के साथ उगता है, ढलता है तो म्यूज़िक के साथ ढलता है। हर चीज़ में म्यूज़िक प्रेजेंट है। तो यही कहना चाहूँगा कि म्यूज़िक जो है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ में नहीं है, हर किसी के अंदर म्यूज़िक है। तो ये था म्यूज़िक। वेरी गुड। और म्यूजिक में आने की जो आपकी कहानी है, किस तरह से ये विधिवत शिक्षा आपने ली है, या शौक से म्यूजिक को आपने अपनाया था और अब आप सीख रहे हैं? जी, तो मेरे नाना जी क्लासिकल सिंगर हैं, और मेरे दादाजी हारमोनियम प्लेयर हैं, मेरे भाई तबला बजाते हैं, मेरे चाचा कीबोर्ड प्लेयर हैं। तो मतलब पूरी फैमिली म्यूज़िकल बैकग्राउंड से हूँ मैं। तो बहुत ऐसे खून के अंदर ही है मेरे म्यूज़िक। तो मैं नाना जी से सीखना स्टार्ट किया है अभी मैंने। और जब मैं 5 साल का था, जब मैंने पहली बार नाना जी को सुनाया था, तो उन्होंने पहचान लिया था कि इसमें कुछ करने का है टैलेंट। तो उन्होंने आगे बढ़ाया मुझे। उनके पास कॉल आया था एक्चुअली सारेगामापा से, तो 2017 की बात है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, और कोइंसिडेंसली वहाँ पर उस टाइम पर जोधपुर में फ़र्स्ट ऑडिशन हुआ था सारेगामापा का, फ़र्स्ट टाइम। तो मैं उसमें ऑडिशन में गया था, तो उधर मैं सिलेक्ट हो गया। टॉप 30 तक गया था मैं उस टाइम पे, क्योंकि पहला शो था। टॉप 30 तक गया था, नर्वस था इसलिए एलिमिनेट हो गया था। बट देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है, हार जीत कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है, आगे बढ़ जाऊंगा। ट्राई करता रहा। और एक बार मैंने ब्रेक लेने के बाद 6 मंथ के बाद मुझे कॉल आया लव मी इंडिया किड से। ओके। तो वो एकदम नया कॉन्सेप्ट था, लाइव शो था। तो मैंने सोचा इसमें ट्राई करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट सीज़न है, कुछ बन गया तो आगे तक लोग याद रखेंगे। तो मैंने उसमें ट्राई किया, और जैसे ही मैं उसमें सेलेक्ट हुआ तो फर्स्ट ऑडिशन में मुझे 190 हार्ट बीट्स मिली थी। तो बहुत अच्छा स्कोर है ये। तो उस टाइम पे मैं इतना खुश हो गया था, और सब इमोशनल हो गए थे घर पे कि फ़र्स्ट शो था, और आगे बढ़ता रहा। और मैं एकदम चुप रहता था। उस शो में जाने के बाद मैं अच्छे से बात करने लग गया, बोलने लग गया। और मैं उस चीज़ में उस शो में इतना कुछ सीखा हूँ, मिमिक्री, एंकरिंग, होस्टिंग, और मतलब मस्ती तो वहीं से सीखा हूँ सारी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। म्यूज़िक जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि और भी आगे डायमेंशंस उसके खुल जाते हैं, और इंसान पता नहीं कितने और क्षेत्रों में अपने आप को मास्टर बना लेता है। यहाँ पर आपने कहा कि आपने संगीत की शिक्षा बचपन से शुरू की, और संगीत जब सीखते हैं तो एक जगह बैठकर साधना करनी होती है, वो एक तपस्या है। तो रियाज करने के लिए कितने घंटे हमें उसे देने होते हैं, और क्या दिन का कोई पर्टिकुलर टाइम होता है जब ही आप रियाज कर सकते हैं, या दिन में कभी भी रियाज किया जा सकता है? ऐसे तो कभी भी रियाज़ किया जा सकता है, बट सरस्वती माता का 2 टाइम श्रृंगार होता है, उस टाइम पे हम नहीं करते रियाज़। एक तो शाम 7 बजे और एक दोपहर 12 बजे। ओके। तो इन टाइम पे रियाज़ नहीं किया जाता। इनके हाफ एन आवर या फिर पूरा 1 घंटे बाद में अगर हम रियाज़ करते हैं तो वो अच्छा रहता है। रियाज़ को कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा देना चाहिए। मैं अभी आधा घंटा देता हूँ, क्योंकि मेरी वोकल अभी चेंज हो रही है। ओके। सो रियाज करते हुए कुछ पद्धतियाँ होती हैं जिन्हें आप अपनाते हैं, कि रियाज पर्टिकुलर एक तरीके से किया जाता है, एक पर्टिकुलर पद्धति को अपना कर ही रियाज किया जाता हो? उससे बोर हो जाते हैं। तो क्या होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहिए। जैसे मैं कभी भी स्टार्ट करता हूँ तो डायरेक्ट सा ऐसे नहीं करता हूँ। पहले मैं हमिंग से शुरू करता हूँ, ताकि वो एकदम आराम से आवाज़ को कोई इफेक्ट ना हो। तो ऐसे करके होता है, तो उससे क्या गला खुल जाता है। फिर सा लगाते हैं तो वो इफेक्ट भी करता है, फ़र्क भी पड़ता है। मतलब वो कहते हैं ना, डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। तो स्मार्ट वर्क अभी से सीख चुके हैं आप। 2018 में लव मी इंडिया किड्स और 2019 में जी टीवी पर आयोजित सारेगामापा लिटिल चैम्प्स के फर्स्ट रनर अप रहे हैं। सो ये जो आपकी जर्नी थी इन शोज में, इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, उसके बारे में आप मुझे बताइए। होता क्या है ना कि मैं गया था तब मैं एकदम नया था, तो मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं था कि कहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है। फर्स्ट टाइम गया था, और मुझे इतना अच्छा लगा कि इतनी रिस्पेक्ट होती है यहाँ पर, और इतने सारे सिंगर्स होते हैं, और जब साथ में म्यूजिशियंस होते हैं तो माहौल ही चेंज हो जाता है।
देखिए, वहाँ पर रहने का एक अलग नियम है, आपको कई दिनों नहीं कई महीनों वहाँ रहना पड़ता है। सो वहाँ की दिनचर्या कैसी होती है? वो तो पूरी बिजी लाइफ होती है। तो वहाँ भी रियाज़ वगैरह होता है, वहाँ भी आपको ट्रेनर्स होते हैं जो सिखाते हैं, कंपोज़र्स होते हैं जो आपकी तैयारी करवाते हैं? जी हाँ, ट्रेनर्स होते हैं और एक ट्रेनर थे जो है मतलब जो बहुत ही मेरे क्लोज़ हैं, मुकेश परमार जी। तो मुकेश सर बहुत सपोर्ट करते थे, उन्होंने ही मुझे ये टेक्निक बताई थी ब्र वाली। तो इतना सपोर्ट करते थे और वो इतना प्यार से मुझे ट्रीट करते थे, हर गाना मुझे सिखाते थे एकदम ऐसे वैसे। सो आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्तित्व है जो आपके लिए प्रेरणा स्रोत बना और वो बहुत ही इंस्पायरिंग रहा, जो आज भी इस पल भी आपको इंस्पायर करता हो? जी मैं कहना चाहूँगा गुरु रंधावा के बारे में, क्योंकि जिस तरह से वो सपोर्ट करते हैं और वो नेचर वाइज भी कैसे हैं, ऑफ स्क्रीन कैसे हैं वो मैं उनको देख चुका हूँ, मैं उनके घर पे रह के आया हूँ। हाँ। तो बहुत अच्छे हैं दिल से और इतना सपोर्ट करते हैं और मुझे तो बहुत ही प्यार करते हैं और मैं भी उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। और दोनों ही कार्यक्रमों में जो आपने भाग लिया, उसके बाद आपके जीवन में क्या-क्या परिवर्तन आए हैं? जो मैंने फर्स्ट शो किया था तब से मुझे ऐसे स्पेशल फील कराने लग गए थे सभी लोग, क्योंकि अगर कोई ऐसे बोल देता है कि आई एम योर फैन तो फिर यू आर एवरीथिंग वही हो जाता है मेरे लिए। तो ऐसे करके बहुत अच्छी जो फीलिंग होती है वो आती थी मुझे। और जो सेकंड शो में गया था वो और भी बड़े लेवल का था, तो वहाँ से और भी खुशी हुई और इतने सारे कॉन्टैक्ट्स जुड़े मुझसे। वहाँ पर 30 जूरी थी, 3 जजेस थे। 30 जूरी? 30 जूरी। इतने लोग जो होते हैं वो जजमेंट करते हैं आपकी सिंगिंग को? जी। देखिए, आप संगीत के क्षेत्र से हैं, आप एक सिंगर हैं। सिंगर को आवाज़ का जादू चलाना होता है तो उसे बहुत ही मीठा और बहुत ही मधुर होना चाहिए। तो कुछ टिप्स हैं कि आवाज़ को किस तरह से मीठा बनाया जाए? जी, बस ये है कि रियाज़ करते रहें, ज़्यादा स्ट्रेन ना दें गले को। और क्योंकि मेरी तो आवाज़ बदल रही है तो मैं इतना बोलता नहीं हूँ ज़ोर-ज़ोर से, धीरे ही बोल रहा हूँ। अभी भी आप देख सकते हैं बेस में ही बोल रहा हूँ। बिल्कुल। तो आवाज़ बदलते वक्त तो थोड़ा ज़्यादा केयर करनी पड़ती है और बाकी तो नॉर्मल। और वैसे मैं कुछ परहेज़ नहीं करता हूँ कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। खाना-पीना या खान-पान से लेकर कोई भी परहेज़ नहीं? हाँ। ऐसा नहीं कि आइसक्रीम नहीं खा सकते, ऐसा नहीं चटपटी चीज़ें नहीं खा सकते, सब खाते हैं? सब खाता हूँ मैं। देखिए, संगीत के क्षेत्र में इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री जो हमारी है, उनमें जितने भी सिंगर्स हैं, कंपोज़र्स हैं, आपको उनका सपोर्ट मिल रहा है। जी। सो आप बताएँगे किन-किन से कनेक्टेड हैं और किस तरह से आप उनसे अभी भी कॉन्टैक्ट में हैं? जी, मैं बता तो नहीं सकता गिन-गिन के, लेकिन बहुत सारे हैं और उनमें से एक मेरे आइडल भी है जिनको देख के मैं शो में गया था सारेगामापा में। कि जस्ट मैंने क्या किया था सारेगामापा में जाने के लिए, वो स्टार्ट हो गया था शूट एक्चुअली। मैं मेन शूट से जस्ट एक दिन पहले पहुंचा था, ऑडिशन से जस्ट एक दिन पहले, और डायरेक्ट मैं ऑडिशन में जो स्टेज ऑडिशन होता है वहाँ गया था, क्योंकि मैंने ऐड देखे थे टीवी में। मैंने सोचा अरे शान सर है, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो मैंने कॉल करके पता किया, उस शो के जो राइटर थे वो पहले लव मीडिया में भी राइटर थे, तो मैं उनको जानता था। तो मैंने उनसे थोड़ा अप्रोच लगवाया कि मुझे थोड़ा सा ट्राई करने दीजिए, मैं भी आना चाहता हूँ इस शो में क्योंकि शान सर हैं। तो उन्होंने बात करी, तो उन्होंने कहा कि वीडियो भेजनी पड़ेगी। वीडियो भेजी, फिर से ऑडिशन हुआ और वहाँ मैं डायरेक्ट पहुँचा और जस्ट 15 मिनट्स पहले परफॉर्मेंस के मेरा गाना सिलेक्ट हुआ था। ये रही ना बात। और शान सर के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा फिर? शान सर बहुत सपोर्टिव हैं और शो के एंड में भी उन्होंने काफ़ी टिप्स दी थी, गज़ल के बारे में बताया था, क्योंकि मैं ठहराव के गानों के बहुत बताया था उन्होंने। अभी भी बात होती है और एकदम हंस के गा के बात होती है, एकदम म्यूज़िकल अंदाज में। बहुत प्यार करते हैं शान सर मुझे, और मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि मेरे आइडल हैं वो म्यूज़िक के अंदर की सोनू निगम जी, शान सर, अरिजीत सिंह, रफ़ी साहब, किशोर दा, ये लोग आइडल हैं। तो शान सर भी उनमें से एक हैं ही, तो वो इतना सपोर्ट करेंगे ये सोचा नहीं था। भविष्य को लेकर म्यूज़िक से रिलेटेड आपकी क्या योजनाएं हैं? आगे आप क्या करना चाहते हैं? क्योंकि अभी आप 13 साल के हैं और ये सफ़र तो बहुत लंबा, बहुत आगे तक जाने वाला है, तो उसकी तैयारी के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं लॉकडाउन के अंदर भी कंपोज़ कर रहा था गाने और लिखता भी हूँ, अब तो मैं खुद राइट भी करता हूँ। और भविष्य में मैं अपने गाने लेके आऊँगा जो मैंने बनाए हैं। गुरु रंधावा के साथ भी मेरे गाने आएंगे। सारेगामापा जो शो था उसमें आपके कई सारे अच्छे दोस्त बने। जी। क्या उन दोस्तों से आज भी कांटेक्ट में हैं? और आपके सबसे फेवरेट दोस्त कौन हैं? आयुष केसी, प्रीतम आचार्य, अनुष्का पात्रा, ये लोग मेरे बहुत क्लोज हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप म्यूज़िक के साथ साथ आपने कई सारे स्किल्स जो हैं शो के दौरान सीखी और आपको टीवी पे
आने का बहुत शौक था, स्क्रीन पे आने के लिए कुछ भी आप करते थे, तो उसमें आपने मिमिक्री भी सीखी है। तो कोई आपके जो फेवरेट एक्टर्स हैं, क्या उनकी कुछ मिमिक्री के टिप्स आप बताएंगे? जी हाँ, एक्टर्स ही नहीं सिंगर्स भी हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ सनी पाजी से। हाँ, क्या बात। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कौन से जो एक्टर हैं जिनकी मिमिक्री करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? सुनील शेट्टी जी। ओहो, क्या? हाँ। और धरती मेरी माँ है। ये बहुत शानदार रहा। जी जी जी। तो चलिए, मैं ले आया हूँ सवालों की झड़ी रैपिड फायर राउंड के लिए। अब मैं आपको सिर्फ एक क्लू देने वाला हूँ और आपको फटाक से उसके 2 आंसर्स मुझे देने हैं। आपके फेवरेट सिंगर कौन? अरिजीत सिंह, सोनू निगम न्यू जनरेशन में, और पुरानी जनरेशन में मोहम्मद रफ़ी साहब एंड किशोर दा। और फेवरेट कंपोजर्स? विशाल दलानी और शेखर रजवानी, और नई जनरेशन में देखा जाए तो अमाल मलिक। फेवरेट एक्टर? सलमान खान, टाइगर श्रॉफ। फेवरेट एक्ट्रेस? श्रद्धा कपूर एंड अनन्या पांडे। कोई भी 5 मूवीज के नाम। लेटेस्ट बता देता हूँ, राधे, दबंग, हीरोपंती, बागी 2, बागी 3। अरे वाह, ये 1 2 3 वाला अंदाज बहुत प्यारा है। हाँ, ये बहुत जल्दी जवाब मिल गए। सबसे ज्यादा बोरिंग क्या लगता है? खाली बैठना सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है, और सोना बहुत बोरिंग लगता है। सबसे ज्यादा किस काम में मजा आता है? गाने में, रिकॉर्ड करने में, और फ्रेंड से बात करने में। कोई भी एक काम बताइए। लूडो खेलने में घर वालों के साथ। किस तरह के पकवान देखकर आपके मुंह में पानी आता है? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट मेरी फेवरेट है पालक पनीर। तो उसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, पूरा पानी पानी हो जाता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि गाना गा रहे हैं और आपको बहुत तेज भूख लगी हो? ये थोड़ा ऑकवर्ड है, बट ऐसा कभी होता नहीं है कि गाते गाते भूख लगे, ऐसा होता कुछ नहीं है। बट हाँ, ऐसा होता है गाते गाते गुड़गुड़ जरूर हो जाता है। सो घर वालों का क्या रिएक्शन रहता है? आज आप इस बुलंदियों पर हैं और आगे आप अनवरत प्रयास कर ही रहे हैं, तो घर वालों का घर में क्या एक सेलिब्रिटी वाला रिएक्शन रहता है कि हम एक सेलिब्रिटी के साथ जी रहे हैं, या वही फैज हमारे साथ है? नहीं नहीं, ऐसा सेलिब्रिटी जैसा कुछ नहीं होता। घर पे एकदम नॉर्मल ट्रीट करते हैं, और सबसे छोटा हूँ तो वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे छोटे को करते हैं। मतलब डांट पड़ती है? हाँ, डांट बहुत मम्मी से पड़ती है? मम्मी से पड़ती है, पापा से पड़ती है? सबसे पड़ती है। मतलब डांटी खाने का काम है। फैज, आप एक सिंगर तो हैं ही, लेकिन अभी आप एक स्टूडेंट भी हैं, और स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, ये सारी चीज़ें स्कूल में भी आपको करनी होती हैं। इन सब के साथ किस तरह तालमेल बिठाते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास टाइम की कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत टाइम रहता है मेरे पास, और मैं रियाज़ वगैरह सब टाइम से कर लेता हूँ। तो टाइम बच जाता है तो मैं म्यूज़िक भी बनाता हूँ। अभी लॉकडाउन में बाहर तो जा नहीं सकते, तो खेला नहीं काफ़ी टाइम से, लेकिन मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स है फुटबॉल, और डैड की भी रुचि उसी में है, और मेरा फेवरेट प्लेयर है लियोनेल मेसी। तो जैसा कि आपके पापा कुवैत में हैं और उनकी तरफ से आपके लिए एक मैसेज हमारे पास है। आज मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, बहुत खुशी है कि लोग मुझे मोहम्मद फैज़ के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं, और ये सब मेहनत, मोहम्मद फैज़ की मेहनत का नतीजा है कि आज वो ये 2 शो अपने जीत, जिसने सारेगामापा और लव इंडिया में विनर रहा है, सेकंड और फर्स्ट रनर अप। आज मुझे खुशी होती है कि लोग उसके नाम से लोग मुझसे मिलने आते हैं, मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं कि नहीं मैं मोहम्मद फैज़ का फादर है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई लव यू फैज़, मिस यू। म्यूजिक अपने आप में संपूर्ण थेरेपी है। फाइन, म्यूजिक जो है वो सिर्फ गाना नहीं है, सुर, लय, ताल, इन सब का एक समावेश जो है म्यूजिक में है, और इनके अलावा रागें भी। रागों के बारे में आपका क्या मानना है? मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि रागें और ताल ये इतनी इम्पॉर्टेंट है, लोग नहीं समझते इनकी इम्पोर्टेंस, लेकिन क्या है, एक अच्छा कंपोज़र बनने के लिए, एक अच्छा सिंगर बनने के लिए इनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कंपोज़र्स बनने के लिए हमें सुरों की नॉलेज होना चाहिए कि कौन से सुर कौन सी रागों में आते हैं, और कौन सी रागों को कंबाइन करके हम क्या बना सकते हैं, कौन सी ताल से हम और अच्छी बीट बना सकते हैं। तो वो सब सीखने के बाद ही हम अच्छे कंपोज़र बन सकते हैं। आपकी फेवरेट राग कौन सी है? मेरी फेवरेट राग है मारवा, और मेरे नाना जी की प्रसिद्ध राग है वो बहुत। और अभी इस समय जो राग गाई जा सकती है, क्या उसके बारे में कुछ सुनाएंगे आप? जी, अभी जो गा सकता हूँ वो राग है गौर सारंग। तो डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ बंदिश। बिल्कुल।
हटो छेड़ो ना नींद मोरी उचट जात, हटो छेड़ो ना नींद मोरी उचट जात, तुम तो बलमामों से करत रार, हटो छेड़ो ना नींद मोरी उचट जात। तो आपने देखा कि म्यूज़िक जो है उसको कंपोज करना, आप सोचते हैं कि रागें जो होती हैं वो बहुत ही पुराने गानों में काम में आती हैं। आज के युग में भी जितने गाने बन रहे हैं उन सब में राग, लय, ताल सभी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। फैज़, एक छोटी सी क्यूरियोसिटी मेरे दिमाग में है, जैसा कि आपने इतने बड़े शोज़ में पार्टिसिपेट किया, लव मी इंडिया और ZTV सारेगामापा, लिटिल चैम्प्स में, तो इस पूरे शो के दौरान आपको करीबन 6 से 7 या 8 महीने वहाँ रहना पड़ा और इतने टाइम आप जो हैं कई सारे सिंगर्स के साथ में, कई कंपोजर्स के साथ में रहे हैं। आप हमें बताएंगे उनके बारे में कुछ? जी हाँ, मैं जो फर्स्ट शो किया था मैंने लव मी इंडिया किड्स, इतने सपोर्ट करने वाले जजेस, इतने सपोर्ट करने वाले मेंटर्स, तो वो अभी भी मुझसे बात करते हैं, जैसे अभिजीत सावंत, नवराज हंस, भूमि त्रिवेदी, इतने अच्छे से बात करते हैं मुझसे। नेहा भसीन, गुरु रंधावा, हिमेश सर भी थे, और चैंग भैया बहुत सपोर्ट करते हैं वो भी। और क्या है ना कि हम लोगों के अंदर चैंग भैया और मुझ में एक कंपटीशन हमेशा से था कि वो होस्टिंग करते थे और पता नहीं मैं कहाँ से आ जाता था, उनको बैक स्टेज भेज देता था और खुद एंकरिंग करने लग जाता था, तो कंपटीशन अच्छा था। और रवि भैया के साथ जो सारेगामापा में थे एंकर, उनके साथ भी ऐसा ही रिलेशन है, लेकिन उनसे थोड़ा और भी अच्छा है क्योंकि वो अभी भी बात करते हैं। और ऐसे शान सर भी जज थे और इतना अच्छे से बात करते हैं, रिचा मैम, अमाल मलिक, और जूरी में भी सब थे, सुमेधा कर्मा है, फराद भिवांडिया वाला, फराद भाईजान तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है मेरे, बहुत ज़्यादा। पंछी जालौनवी सर जिन्होंने लिखा है भरे नैना भरे मोरे नैना झरे मोरे नैना, वो भी इतना सपोर्ट करते हैं। सुनील दास जी और अभय जोधपुरकर भैया, अभय भैया, उन्होंने मेरे साथ डुएट में गाया था, ओ 4 दिन दी जवानी आहा आहा, सारेगामापा में गाया था। उनका ओरिजिनली गाना गाया हुआ है, जब तक जहाँ में मेरा नाम है तब तक मेरे नाम तू, तो वो भी एकदम अच्छे से, एकदम फैजू एकदम भाई की तरह रहते हैं वो भी। और अभिजीत भैया जो हैं वो भी इतना सपोर्ट करते हैं, और अभी वो रियाज कर रहे हैं फिर भी वो इतनी बात करते हैं एकदम फैजू करके। और शान सर तो एकदम छोटे से बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं मुझे एकदम प्यार से। तो ये जो सारे सिंगर्स हमारे साथ में हैं वो आपके लिए कुछ बोलना चाहते हैं, उनके विशेस हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलिए देखते हैं। हाय, आई एम पौरमा दासगुप्ता। टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती है, सो फैज़, ऑल आई कैन से इज ऑल द बेस्ट टू यू। तुम्हें बहुत सारे सुपरहिट गाने मिले। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शान, और वो कहते हैं ना कि टैलेंट उम्र का मोहताज नहीं होता। फैज़ की सुर और ताल पे जो पकड़ है वो वाकई बेमिसाल है, और बस यूं ही फैज़ तरक्की करते रहो। मैं हूं अभिजीत सावंत, और मैं पहली बार फैज़ को एक रियलिटी शो में सुना था। फैज़ बहुत अच्छा गा रहा है और मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है। Hi everyone, I'm Sumedha Karma here. I'm making this video to tell you something about Faiz. पहली बार सुनते ही मैं, इवन हमारे जूरी सब उनके फ़ैन हो गए थे, और वो अपनी म्यूज़िकल जर्नी, अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आ रहे हैं उत्कर्ष स्मार्ट ब्रेन्स में। आप ऐसे अच्छा गाते रहिए और इंस्पायर करते रहिए। ऑल द बेस्ट। नमस्कार, मैं हूँ विपिन अनेजा। वेल, कहते हैं ना कि टैलेंट किसी भी उम्र का मोहताज नहीं होता। मोहम्मद फैज़ ने इसे साबित करके दिखाया है। He's a rock star. Wish you all the best, Faiz. Hi guys, मैं हूँ फरहाद, एंड वो कहते हैं ना कि टैलेंट किसी उम्र का मोहताज नहीं होता, और ये प्रूव किया है हमारे फैज़ ने। उसकी सिंगिंग, उसका परफॉर्मेंस, हर चीज़ बड़ी उम्दा है। फैज़, आई लव यू, ऐसे ही हार्ड वर्क करो, मेहनत करो और भारत का नाम रोशन करो। आदाब, नमस्कार, मैं कादिर मुस्तफ़ा। जब से मैंने फैज़ को गाते हुए सुना है, मैं उसका फ़ैन हो चुका हूँ। वो एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। हेलो एवरीवन, मैं पंछी जालौनवी, गीतकार। बात करते हैं आज फैज़ की। एक रियलिटी शो में मैं ज्यूरी की जिम्मेदारी निभा रहा था। उस प्लेटफॉर्म पर मुझे फैज़ को सुनने का मौका मिला। छोटी सी उम्र में एक स्टार की उसके अंदर काबिलियत है। बेस्ट ऑफ लक फैज़। नमस्कार, मेरा नाम अभय जोधपुरकर है। संगीत की दुनिया में एक और सितारे ने कदम रखा है जिसका नाम है मोहम्मद फैज़, और ये वो सितारा है जो हमेशा चमकता रहेगा। लव यू फैज़ू, ऑल द बेस्ट।
सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हूं नवराज हंस। फैज़ को जो संगीत की इस छोटी सी उम्र में समझ है, और मैं चाहता हूं कि एक दिन वो मेरे से भी बड़ा मुकाम हासिल करे इस म्यूजिक इंडस्ट्री में। Hi everybody, I'm Ravi Dubey, and this one is a shout out for our boy मोहम्मद फैज़। और मुझे लगता है कि उसकी आवाज़ का जो सूफियाना अंदाज़ है वो सीधा दिल को कनेक्ट करता है, and I think it's a very rare quality, and keep doing the great work that you're doing and have immense faith in yourself. Sky is the limit. God bless you. तो ये तो रही आपकी जर्नी, जो म्यूजिकल शोज़ में आपने पार्टिसिपेट किया, इतने सारे नामी गिरामी सिंगर्स, कंपोजर, सबके साथ आपने काम किया और उनकी विशेस भी हमें मिली। लेकिन बेस में होता है परिवार। परिवार में कैसा सपोर्ट रहा, किस तरह से आपके आस पड़ोस के लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपके स्कूल के फ्रेंड्स, आपके टीचर्स किस तरह सपोर्ट करते हैं, उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। जी क्या है ना कि मेरी मम्मा इतनी दुआ करती है मेरे लिए, मेरी बहनें मेरी जो बड़ी बहन करती है म्यूज़िक के अंदर। नाम है साहिबा खान और छोटी वाली दीदी का नाम है आयशा खान। तो दोनों सपोर्ट करती है। आयशा खान एक्चुअली मैं उनको कहना चाहूँगा डायरेक्टर दीदी, वो मुझे हमेशा हर चीज़ में डायरेक्ट करती है। जैसे कोई मुझे वीडियो बनानी होती है यूट्यूब के लिए तो वही हमेशा डायरेक्ट करती है। और साहिबा दीदी जो है वो मेरे आप कह सकते हैं मिनिएचर गुरुजी। वो मुझे उंगलियों से समझाते थे और मैं आदत हो गई तो उनकी उंगलियों से मैं समझ भी जाता हूँ, तो मैं उस हिसाब से गा लेता हूँ और वो गलत होता है तो बता देते हैं। और मेरी मम्मा काफ़ी दुआ करती है। डैड वहाँ से इतना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर डैड वहाँ नहीं होते तो मुंबई जाना मुश्किल होता है, क्योंकि जो भी चाहिए होता है मुझे दिलाते हैं। और जैसे अभी स्टूडियो सेटअप कर रखा है घर पे, तो डैड ने ही दिलवाया सब, तो इतना अच्छा लगता है। और मेरे मामू हैं, He is your constant support. या वो मेरे लकी चाम है। तो वो मेरे पड़ोसी थे लेकिन इतना सपोर्ट करते हैं, और वो इतना सपोर्ट करके मेरे साथ गए थे। 30 रोज़े रखे थे उन्होंने मेरे लिए, मेरी जगह। मैं मम्मा के बहुत क्लोज हूँ, लेकिन मम्मा से मैं दूर रहा और मुझे पता भी नहीं चला, ओनली बिकॉज ऑफ हिम। और बहुत प्यार करता हूँ मामू से, मम्मी से, बहनों से, और मेरे भाई अहमद भाई। और फ्यूचर में शायद वही मेरे साथ चलेंगे हर जगह, आउट ऑफ कंट्रीज़। तो बहुत अच्छा लगता है सब। और मेरे दादू, मैं आपको बताना चाहूँगा, नाना जी तो है ही, नाना जी की तो बात ही कुछ और है। दादू सगे दादा नहीं है, पुणे में रहते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। और पता है आपको, हर हफ्ते कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं ऑनलाइन, रहते पुणे में। ये तो प्यार है उनका। और मैं इतना उनको मानता हूँ। बर्थडे पर आए थे 2020 में, बर्थडे पर आए थे मेरे, और पूरी पार्टी रखवाई थी उन्होंने, और दादी जी भी आई थी साथ में। वेरी गुड। तो इतना अच्छे से रहते हैं मेरे साथ, और हर चीज़ में मेरे को कोई भी डाउट होता है मैं उनसे पूछता हूँ। कुछ भी मुझे चाहिए रहता है, उनको पता नहीं कैसे पता लग जाता है, भेज देते हैं। और दादू इतना मुझे प्यार करते हैं और मैं भी उनको इतना प्यार करता हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा, लव यू दादू। और सभी को मेरा प्यार। मम्मा तो साथ में ही रहती है, डैड को भी लव यू हमेशा कहता रहता हूँ मैं। और मेरी दोनों बहनें, उनसे भी बहुत प्यार करता हूँ। मेरे अहमद भाई, उनसे भी बहुत प्यार करता हूँ। तो देखिए, इन्हें मिलता है सब लोगों का प्यार, भले वो घर हो या बाहर हो या शोज़ हो। ये हैं ही इतने प्यारे कि ये सबके चहेते बन चुके हैं। सर आपने मुझसे इतना कुछ पूछा है रागों के बारे में, तालों के बारे में, तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं म्यूज़िक की नॉलेज है। तो सर आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है, अगर मैं आपसे पूछूं तो? मेरा फेवरेट जॉनर है फोक। मैं अपनी संस्कृति और अपनी मिट्टी से जुड़े गाने जो हैं वो बहुत पसंद करता हूँ। तो सर आप तो मुझसे कब से सवाल पूछ रहे हैं और कब से मुझे गवा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ कुछ गाएं। लेकिन आपको पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मैं तुम्हारे जितना अच्छा सिंगर तो नहीं हूँ। ओके सर, ट्राई करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ। ढोला थारे देश में निपुज तीन रतन, एक ढोलो दूजी मारवन, होती जो कुसुमल रंग केसरिया केसरिया बालम
फ्यूचर में आपकी पढ़ाई के लिए ऑनलाइन कोर्सेज और साथ ही साथ हम लोग आपको भेंट स्वरूप देना चाहेंगे एक स्मृति चिन्ह। तो ये है आपके लिए फैज